वेलकम स्टूडेंट्स टू योर ओन फिजिक्स चैनल AMPC। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज का हमारा टॉपिक है स्टोरिंग द चार्जेस। बच्चों पिछली क्लास में आप लोग पढ़ चुके थे गॉस लॉ, जहां पे हमने चैप्टर 1 समाप्त कर दिया था। ठीक, अच्छा, इवन गॉस लॉ, गॉस से पहले आप लोगों ने पढ़ा था पोटेंशियल या तो फिर कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ तो बच्चों इनको लेकर के बड़ी अजीब सी कहानी थी। और कहानी क्या थी? सोचो, देयर इज अ डिवाइस, अच्छा ये ऑब्जेक्ट, तो दुनिया की कोई भी चीज कह लो आप, ठीक है, मैं एक ये वाला पेन ले रहा हूं, एक ये वाला पेन ले रहा हूं, अलग अलग करके, तो मैं कह रहा हूं दुनिया की कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, वो कैसे बनी होगी? एटम्स से। एटम के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो यहां से सारी समस्या आई। जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या ये चार्जेस देखे हैं हम लोगों ने? नहीं, ये चार्जेस हमारे लिए विजिबल नहीं है। अगर आप कहो कि हाँ इलेक्ट्रॉन मैंने देखा है, सो दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल, वी हैव नॉट सीन इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हालांकि प्रोटॉन फिर भी माइक्रोस्कोप के थ्रू विजिबल है, बट इलेक्ट्रॉन नहीं है। इवन इलेक्ट्रॉन का मास भी जो होता है वो हम लोगों ने ऐसे कैलकुलेट नहीं किया है। तो अगर हम कूलम्स लॉ पढ़ रहे हैं, गॉस लॉ पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब मैं एज अ स्टूडेंट ये सारी चीजें पढ़ रहा था तो मुझे इसको समझने में बड़ी प्रॉब्लम आती थी। ठीक, हालांकि उसका एक कारण ये भी है कि कई बार जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को, तो मैं ये समझ रहा हूं कि इस टाइप की प्रॉब्लम आपको भी आती होगी। तो कई बार जब इन टॉपिक्स को पढ़ के प्रॉब्लम आती है तो होता क्या है कि हम लोग उसे फील नहीं कर पाते, हम लोग उसको उस गहराई तक नहीं समझ सकते। ठीक, इसको गहराई तक समझने के लिए मेरे को कैसे लेना पड़ेगा? कूलम्स लॉ क्या कहता है बच्चों? कि यहां पर दो चार्जेस हैं, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, फोर्स का फॉर्मूला आप लोगों को पता है। तो बच्चों ऐसा होता है कि इसके ऊपर एक चार्ज, इसके ऊपर एक चार्ज, अगर ये अनलाइक होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो ये चार्ज हमें दिखता नहीं है, इसीलिए समझने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक, तो बच्चों जब चार्ज दिखेगा ही नहीं तो तुम उसे इकट्ठा कहां कर रहे हो? राइट, तो इसी को समझने के लिए हम लोग देखें तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटर। और कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है। तो अगर ये चार्ज स्टोर करता है तो जरा इसको हम लोग समझे, कैपेसिटर क्या अगर चार्ज को स्टोर करता है तो उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? तो बच्चों कैपेसिटर it is a device which stores electrical energy in the form of static charges। बच्चों जरा एक बात का ध्यान रखना, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब स्टैटिक चार्जेस। तो अगेन आप समझो कि जो चार्जेस हैं वो एक जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं। तो मैंने बताया ना अभी कि एक डॉट यहां बना दिया, एक डॉट यहां बना दिया, दो चार्जेस आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये चार्जेस हमें नहीं दिखते, हम कैसे समझेंगे? तो मेरे को कैसे समझ में आएगा कि सर कितना चार्ज इसने स्टोर करा है? 2 कूलम, 4 कूलम। कूलम चार्ज की ऐसा यूनिट होती है, आप लोगों को याद होगी, है ना? थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया है पुरानी क्लास को हमारे, या हमारे क्लास कंटिन्यू करते हुए, तो शायद आप लोग भूल गए होंगे चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों? कूलम। तो फिलहाल कैपेसिटर वो डिवाइस है जो चार्ज स्टोर करता है, हालांकि चार्ज नहीं, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। तो हमारा जो चैप्टर 2 है वो यहीं तक चलेगा कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब हम लोग ये पढ़ लेंगे कि हाँ सर ये इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है, वो हमारा एक्चुअल कंसेप्ट होगा, तो हम चीजों को समझेंगे। लेकिन जब तक आप इसको थोड़ा फील नहीं करोगे, अपनी लाइफ में नहीं लाओगे, तब तक समझ में नहीं आएगा। एक चीज मैं बच्चों आप लोगों को जरूर बोलूंगा, ठीक है, ये कि हमारी लाइफ में हर जगह फिजिक्स है। आप लोगों ने 11th का चैप्टर 1 पढ़ा होगा ना, 11th फिजिकल वर्ल्ड। तो हमारी लाइफ में हर जगह फिजिक्स है। जब आप इस फिजिक्स को अपना लोगे तो फिजिक्स में एक्सपर्ट हो जाओगे। अब जितनी चीजें मेरे पास हैं मैं एक बार आपको उससे सिखाता हूं कि हम किस तरीके से, या जो मैं यहां पर कहना चाहता हूं। तो बच्चों मेरे पास एक स्फेयर है,
हालांकि अगर मैं इसको अलग कर दूं तो बच्चों मैंने कहा कि ये मेरे पास हेमीस्फीयर है। हेमीस्फीयर को जरा साइड करते हैं, क्योंकि हेमीस्फीयर या ऐसे ऐसे जो भयंकर से वर्ड्स हैं कई बार हमें समझ में आते हैं कई बार नहीं आते। तो मैंने ये बोला देयर इज अ कंटेनर, एक कटोरी हो गई, बर्तन हो गया, कुछ भी हो गया, देयर इज अ कंटेनर। ये कंटेनर मेरा कैपेसिटर है। बहुत आसान शब्दों में बता रहा हूं बच्चों, इसको जो मैं बता रहा हूं अपने दिमाग को ले जाओ उसी कटोरी में, आपके घर में रखी हुई है उसी कटोरी में, और उस कटोरी में आपने क्या करा कि एक लोटा है पानी भरा हुआ, तो आपने लोटा बड़ा साइज का है थोड़ा, तो अपने लोटे का पानी इसमें उड़ेलना शुरू किया। तो जब आप इसमें लोटे का पानी डालोगे तो एक लिमिट आ जाएगी यहां तक, फिर आप सोचोगे कि नहीं सर इसमें मैं और पानी भर सकता हूं, तो एक लिमिट आ जाएगी यहां तक, फिर आप देखोगे कि पानी बिल्कुल इसकी सरफेस तक भर गया, बिल्कुल इस लेवल तक भर गया पानी। अब आपको लग रहा है कि सर इसमें अब और पानी नहीं भरा जा सकता, ठीक, बट अगेन कुछ लोगों को होती है ना, भरेंगे हम तो क्या करेंगे, इसमें वो और पानी डालेंगे। तो आपको क्या लगता है इसे पूरा भरा हुआ है, इसमें आप और पानी डालोगे क्या होगा, उसका पानी बिखर जाएगा, पानी बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब हर वो डिवाइस जो चार्ज स्टोर करे वो कैपेसिटर, और हर एक कैपेसिटर की एक कैपेसिटी होती है कि सर ये इससे ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर सकता। तो कैपेसिटर वो डिवाइस है जो चार्ज स्टोर करेगा, एक लिमिट तक करेगा, एक लिमिट से ज्यादा अगर आप चार्ज दोगे तो वो चार्ज फैल जाएगा। हालांकि पानी जो मैं यहां पर बताना चाह रहा था, क्योंकि देखो बच्चों हम लोगों को चार्जेस नहीं दिखते, मैंने ये बोला, लेकिन इसे हमें फील करना है तो क्या करना है, एक कटोरी लेके पानी डालना है, कटोरी, कैपेसिटर, पानी, चार्ज, एक लिमिट से ज्यादा आप उसमें चार्ज नहीं दे सकते। अब मैंने कहा कि अगर मेरे को और ज्यादा पानी भरना है तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सोचो। और मैं पता है जब तक कैपेसिटर पढ़ा हुआ ना, जो मैं अभी बोल दूंगा मैं यही बार बार रिपीट करूंगा, तो आप लोगों को बहुत ही एक टर्म आप रिलेट कर पाओगे मेरे साथ, आप समझ पाओगे। तो मैं क्या कह रहा हूं सुनो, अगर मैं कह रहा हूं मेरे को ज्यादा चार्ज स्टोर करना है, ठीक, आप लोग आंसर कर सकते हो नीचे कमेंट में, ज्यादा चार्ज स्टोर करना है, ठीक, देखो क्या, ज्यादा चार्ज स्टोर करने के लिए मैं इसका बेस बढ़ा सकता हूं, मैं इस हेमीस्फीयर का साइज, जो कि हेमीस्फीयर का साइज इतना सा है, मैं हेमीस्फीयर का साइज और बड़ा कर सकता हूं। तो और बड़ा साइज का, जितना बड़ा, छोटी कटोरी की जगह भगोना ले लो भाई, बड़े से भगोने में ज्यादा पानी आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो यहां पर मैं ये कह रहा हूं कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है चार्ज स्टोर करने की, जैसे किसी बर्तन की कैपेसिटी होती है पानी इकट्ठा करने की। अब ये दूसरा इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि मैं इसके ऊपर कितने प्रेशर के साथ पानी इसके अंदर रोक रहा हूं, या आप ऐसे कह लो वाटर की डेंसिटी के साथ मैं इसको रिलेट करूं, ज्यादा डेंस होंगे तो ज्यादा मॉलिक्यूल आ जाएंगे, है ना, तो वो कहीं ना कहीं इसको पोटेंशियल शो करता है। तो कैपेसिटर क्या हुआ, कैपेसिटर हमारा चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, ठीक, यहां तक बात आई समझ में। कैपेसिटर का सिंबल होगा बच्चों ये, ऐसे दो प्लेट्स आप ऐसे दिखा दोगे, या तो एक सीधा और एक थोड़ा सा कर्व, इतना कम कर्व बच्चों कि देख के वो शायद एक बार को सीधा ही लगे, तो ये कैपेसिटर है। दिस इज कॉल्ड एज सिंबल ऑफ कैपेसिटर, ठीक, यू कैन नोट डाउन दिस इज सिंबल ऑफ कैपेसिटर। अच्छा, इसी तरीके से क्या होता है कि एक वेरिएबल कैपेसिटर होता है, तो वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल थोड़ा सा अलग है, विल कम टू दैट, ठीक है। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, और हमारी नेक्स्ट हेडिंग है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस है इट इज द measure of ability of a capacitor to store charge। तो व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटर, कैपेसिटर वो डिवाइस है जो चार्ज इकट्ठा करता है, और कैपेसिटी वो इतना चार्ज इकट्ठा कर सकता है। तो कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं कि वो इतना चार्ज इकट्ठा कर सकता है, तो आप लोग इसको सोचो बच्चों, कैपेसिटेंस का यहां पर क्या मतलब हुआ
एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में अगर मैं ये कह रहा हूं कि 200 मिलीलीटर पानी आ रहा है, 200 मिलीलीटर पानी अगर इसके अंदर आएगा तो 200 मिलीलीटर इसका कैपेसिटेंस होगा। तो कैपेसिटेंस का एक और नाम होता है बच्चों कैपेसिटेंस और कैपेसिटी। तो कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, तो ये क्या है कि कोई कितना चार्ज स्टोर कर सकता है अपने अंदर। ठीक, इसको हम लोग डिनोटेड बाय सी, तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। कैपिटल सी का मतलब होगा हमारा कैपेसिटेंस। ठीक, तो अब कैपेसिटेंस जनरली होते कैसे हैं कि एक साइड ये ऑब्जेक्ट हो गया, एक साइड का दूसरा हो गया, तो हम लोग करते क्या है जनरली, एक के ऊपर पॉजिटिव रख देंगे बच्चों, एक के ऊपर नेगेटिव रख देंगे, हालांकि सिंबल में ये मत करना। तो इसको जरा समझो, हमारा मुद्दा क्या है कि कैपेसिटी बढ़ानी है सर, कैपेसिटी बढ़ानी है। तो अगर मैं कहूं कैपेसिटी बढ़ानी है तो कैपेसिटेंस किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, शेप साइज ऑफ अ कंडक्टर, ये किस मटेरियल का बना है उसके ऊपर। कई बार ये इस फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आसपास क्या चीजें रखी हैं। जैसे मैंने बोला कि एक पत्थर का टुकड़ा ले आया मैं, पत्थर के टुकड़े के ऊपर बच्चों आप लोगों ने चार्ज दिया, एक फाइनाइट चार्ज दिया बच्चों कैपिटल क्यू, और अगर आपने चार्ज दिया तो इसका पोटेंशियल भी होगा। तो लेट अस से इसका पोटेंशियल है बच्चों V1। आप सोचो ना, देखो पोटेंशियल के लिए क्या समझाया था, अगेन पोटेंशियल एनर्जी होती है। हाँ, एक चार्ज यहां पर रखा हुआ है, अब मैं और चार्ज उठा करके ले आया इसके पास, फिर और चार्ज उठा करके ले आया, तो भैया पॉजिटिव के पास तो और पॉजिटिव इकट्ठे करे जा रहे हो, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं। तुम और ठूस करके इसको और चार्ज भर लोगे, तो अंदर घुस, तो और चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे, तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तुम उसके अगेंस्ट फोर्स लगा रहे हो, आप उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, तो जो आप वर्क करोगे वो पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल। तो इस तरीके से चीजों को समझो, हर एक चीज का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है, और कैपेसिटर का क्या प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है, आई विल कम टू दैट। फिलहाल यहां देखो, ये एक हमारी कैपेसिटी हुई, ये एक हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो अब अगर मेरे को इसकी कैपेसिटी बढ़ानी है तो जरा हम ये तो देखें कि कैपेसिटी किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर मैं कहूं कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन, कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन, पहले क्या लो बच्चों, शेप एंड साइज, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। दूसरा मटेरियल और या मटेरियल एंड नटूरे, नहीं बच्चों ये नेचर होता है, कुछ बच्चे से, ठीक है, मटेरियल एंड नेचर ऑफ कंडक्टर। थर्ड प्रेजेंस ऑफ अदर नियर बाय चार्जेस। बच्चों आज की क्लास हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और आप लोग जरा इस बात पर ध्यान देना कि हर एक टॉपिक जो मैं यहां पर लिखूंगा वो हमारे बोर्ड के एग्जाम में आएगा, ये इंपॉर्टेंस के टर्म पर मैं कह रहा हूं। दूसरा, हर एक टॉपिक जो हम पढ़ेंगे ये हमारा जेई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर आप ऐसे समझो बच्चों बेस है, और पूरा कैपेसिटर पढ़ने के बाद बहुत ही अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक, हालांकि शुरुआत के भी कई न्यूमेरिकल्स हैं, मैं करूंगा, और आज देखते हैं कैसे हैं वो न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों मैंने बोला यहां पर एक कैपेसिटर, एक शेप है, एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर तुमने क्यू चार्ज दिया, तो इसकी कैपेसिटी तुम और बढ़ा सकते हो। पता है कैसे, तुम एक और दूसरा पत्थर उठा लो, मान लो सेम साइज का है या कम ज्यादा भी हो सकता है। अब दूसरे मटेरियल पे बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ, तो उतना ही अमाउंट का नेगेटिव चार्ज दिया, जैसे इसमें जितना पॉजिटिव था बच्चों उतना नेगेटिव दिया, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -V2। ठीक, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होगा, नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा उसमें, है ना। तो अब यहां पर कितना पोटेंशियल हुआ और यहां पर कितना पोटेंशियल हुआ, तो हम कहेंगे कि ये दोनों मिल करके
क्या बन गए, ये दोनों मिलकर के बन गए हमारे पैरेलल प्लेट या पेयर्ड कैपेसिटर। तो यहां से हुआ क्या, हमारा एक चीज मिली पेयर्ड कैपेसिटर। इससे पहले क्या समझाया बच्चों, सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा था, उसके पास दूसरा चार्ज उसके पास कोई और दूसरा पत्थर का टुकड़ा नहीं था। जब एक अकेला ऑब्जेक्ट है तो वो केवल एक प्रकार का चार्ज स्टोर करेगा। मतलब अगर मेरा ये पत्थर का टुकड़ा है तो ये सिर्फ पॉजिटिव चार्ज स्टोर करेगा। ओके, इसको मैं पॉजिटिव नेगेटिव साइमल्टेनियसली दूंगा तो क्या होगा, वो तो न्यूट्रल हो जाएगा। एटम के अंदर तो ये सारे चार्जेस होते हैं, राइट। अब अगर मैं यहां से कहूं कि पेयर्ड कैपेसिटर क्या होंगे, जब दो होंगे, और पेयर्ड में क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, ताकि कैपेसिटी बढ़ जाए। दो चार्ज मिलकर ज्यादा चार्ज इकट्ठा कर रहे हैं, दो डिवाइस मिलकर ज्यादा चार्ज इकट्ठा कर रहे हैं ना, तो ये पेयर्ड कैपेसिटर हुआ बच्चों। इसके बाद अगर एक था तो कैपेसिटी कम थी, उसे कहते हैं बच्चों आइसोलेटेड कैपेसिटर। तो एक हुआ पेयर्ड कैपेसिटर, एक हुआ आइसोलेटेड कैपेसिटर। पेयर्ड में ऐसे दो पत्थर रखे होंगे, आइसोलेटेड में सिर्फ एक हुआ। तो अब अगर हमारा इसका साइज बड़ा हो जाएगा तो ज्यादा चार्ज इकट्ठा कर सकता है। अच्छा, चार्ज समझ में नहीं आया, कोई टेंशन नहीं, कटोरी बड़ी कर दो, ज्यादा पानी इकट्ठा कर सकती है। पानी मतलब चार्ज, समझ में आ गई बात? ओके, वेरी गुड। तो अब इसके बाद अगर हम लोग कहें शेप साइज पे तो हो गया। अब मटेरियल के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। कई बार चार्ज जो होते हैं ना, ये एटम्स के टाइप ऑफ एटम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये किस टाइप का हमारा चार्ज हुआ, ठीक। तो चार्ज हमारा जैसे मटेरियल मान लो डाइइलेक्ट्रिक है तो उसके अंदर पोलराइजेशन वगैरह हो जाती है, डिफरेंट चीजें हो जाती है, तो उसके अंदर हमारा चार्ज जो है वो कम स्टोर होगा। दूसरे ऑब्जेक्ट हो गए उसके ऊपर ज्यादा चार्ज स्टोर होगा, ठीक है। तो फिलहाल अगर मैं यहां से कहूं तो एक ऑब्जेक्ट देखो, ये मैं जरा इसकी डिटेलिंग आपको दिखाऊंगा। ये देखो बच्चों, इसके आगे आपको यहाँ पर दो तार दिख रही होंगे। तो ये जो मेरे हाथ में है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और इसके ऊपर लिखा हुआ है समवॉट 175 जूल और 400 वोल्ट। तो बच्चों इस पे लिखा है 175 जूल 400 वोल्ट, यानी इस ये 175 इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, तो 175 जूल की एनर्जी स्टोर कर सकता है। और कितनी वोल्टेज पे, कितनी वोल्टेज पे, 400 वोल्टेज पे। तो क्योंकि पेयर्ड प्लेट कैपेसिटर है तो पेयर्ड प्लेट कैपेसिटर चार्ज कितना स्टोर करेगा बच्चों, पेयर्ड प्लेट कैपेसिटर स्टोर करेगा क्यू चार्ज। तो यहां पर मैं चार्ज की बात करूं अगर, तो ये एनी चार्ज ऑफ एनी प्लेट, चार्ज ऑफ अ सिंगल प्लेट या एनी प्लेट, सिंगल प्लेट चार्ज ऑफ सिंगल प्लेट स्टोर करेगा बच्चों, जो कि होगा Q। और पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ना हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाता है, तो पोटेंशियल होगा V1 माइनस V2, V1 माइनस V2। So this is a potential of a paired plate capacitor. In general potential बच्चों सिर्फ V1 था और चार्ज Q था, ठीक है। तो ये क्या है, ये पेयर्ड प्लेट कैपेसिटर है। तो पेयर्ड में क्या होता है, दो प्लेट्स होंगी। अच्छा, मैंने मुझे बोला पैरेलल प्लेट, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो मैंने बोला ना कि आप किसी भी रैंडम शेप साइज का, पत्थर ही क्यों कह रहा था, पत्थर की शेप रैंडम होती है ना, तो आप किसी भी शेप साइज का पत्थर ले सकते थे, वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा हमारे लिए। हम लोग अभी अपनी जस्ट स्टोरिंग द चार्जेस की आज पहली क्लास पढ़ रहे हैं, तो चीजों को बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान रखते हुए बच्चों मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि पेयर्ड प्लेट कैपेसिटर में जो आप पढ़ोगे, शुरुआत करो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के साथ, फिर पेयर्ड प्लेट कैपेसिटर का नंबर 1 एग्जांपल यही है, हालांकि और भी है, मैं धीरे धीरे उसका जिक्र करूंगा। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पेयर्ड पैरेलल, यानी इसमें दो प्लेट्स रखी होंगी और उन दोनों प्लेट के बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया गया। जैसे मैंने अभी कहा था, डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से इसी की कैपेसिटी बढ़ जाती है। अच्छा, मतलब मीडियम के या नेचर के होने की वजह से कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो बच्चों कितनी कैपेसिटी बढ़ती है वो भी हमें निकालनी है, यानी मुद्दे की बात हमें सिर्फ कैपेसिटी ही निकालनी है, कैपेसिटी या फिर कैपेसिटेंस। समझ रहे हो मेरी बात? तो कैपेसिटी ऑफ और कैपेसिटेंस किसकी, ऑफ कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटर अगेन कहां इस्तेमाल होगा, तो बच्चों ये कैपेसिटर इस्तेमाल होगा किसी भी आईसी में। आईसी होता है बच्चों इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट में बहुत सारे डिवाइसेस लगे हुए होते हैं, जिसे आप लोग यहां पर देख रहे होंगे।
तो ये अलग अलग अजीब अजीब से डिवाइसेस है, इसमें से किसी का नाम डायोड है, कुछ रेसिस्टर्स हैं। तो अगर आप लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हो इट इज वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं आपको बता देता हूं कि इन सबको पावर हाउस इनका कैपेसिटर है, ये इस तरीके से है हमारा सर्किट। तो ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसकी रेटिंग अगर आप देखोगे तो इसकी रेटिंग भी यहाँ पर आपको दिख रही होगी, बहुत छोटी छोटी लिखी होगी, आई डोंट नो वो आपको विजिबल है कि नहीं, लेकिन इसकी एनर्जी और कैपेसिटी लिखी हुई होती है बच्चों। तो ये हो गया हमारा कैपेसिटी। तो ये प्रैक्टिकल सर्किट्स में कहाँ यूज हो रहा है, पेयर्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये आपको समझ में आ गया। लेकिन और ज्यादा प्रैक्टिकल सर्किट की अगर मैं बात करूं वो हमारे घर में सबके पास है, वो है पंखा। तो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक फैन है उस फैन में एक कंडेंसर नाम की एक चीज होती है। अगर मैं आपको बहुत बेसिक सी चीज बताऊं बच्चों कि हमारे हर जगह फिजिक्स है, तो अगर हर जगह पर फिजिक्स है तो फैन के पीछे की फिजिक्स क्या है? बहुत सिंपल है बच्चों, फैन में सिर्फ दो चीजें होती है, ठीक है। अब ज्यादा समझदारी दिखा के ये मत कहना कि सर पंखा और पंखे में ब्लेड होते हैं और ये सब, बिल्कुल नहीं। फैन में अगर मैं अंदर उसकी डिटेल में जाऊं तो सिर्फ दो चीजें होती हैं। एक जिसे मोटर कहते हैं, तो मोटर हो गई, उसे कॉइल कहते हैं बच्चों, और दूसरा कंडेंसर। कॉइल अंदर होती है, कंडेंसर बाहर होता है। तो ये पंखे का कंडेंसर है, ठीक, और इसकी अपनी अलग रेटिंग होती है। आप लोग मार्केट में जाके एक प्रॉपर किसी भी इलेक्ट्रिक स्टोर में जाकर के ये चीज पूछ सकते हो। और देखो यहाँ पर कंडेंसर की यहाँ पर कुछ चीजें लिखी होंगी, स्पेसिफिकेशंस। इसमें स्पेसिफिकेशन में मेनली जो हमें देखना है ये है ये मैक्सिमम इतने टेम्परेचर पर वर्क कर सकता है, ठीक है। और इसकी एनर्जी जो है वो 440 VAC है, 50 हर्ट्ज पे वर्क करेगा, ठीक है। तो 440 वोल्ट्स AC पर ये वर्क करेगा। तो इस तरीके से इसकी कैपेसिटी वगैरह सारी लिखी गई है। तो ये स्टैंडर्ड कैपेसिटर है बच्चों, जो हमारे घर के किसी भी पंखे में लगता है, ठीक। तो कैपेसिटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, इसके बिना पंखा नहीं चलता, ठीक। तो इसके बिना पंखा, अगर कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हम ट्रेन से ट्रेवल करते हैं तो ट्रेन में क्या होता है, जो पंखे होते हैं वो मतलब ऊपर और नीचे से बंद होते हैं, वो काइंड ऑफ छोटे से फैन होते हैं, ठीक है, टेबल फैन टाइप, और उसके पूरी जाली से उसको बंद कर दिया जाता है। तो अब जाली में कई बार वो बंद रहता है, हाउएवर उसका कैपेसिटर खराब हो जाता है। जब उसका कैपेसिटर खराब हो जाता है तो पंखा स्टार्टिंग में घूम नहीं पाता, क्योंकि उसको इनिशियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं मिलती। तो वो इनिशियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैपेसिटर प्रोवाइड करवाता है। जब वो घूम नहीं पाता तो क्या करते हैं, उसके अंदर ऐसे करके पेन घुसाया और बस एक बार उसको हल्का सा घुमा दिया जो पंखे का ब्लेड है, तो उसके बाद फिर वो कंटिन्यू मोशन में आ जाता है। तो वो एनर्जी अदरवाइज हमको प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। आगे बात समझ में। लेकिन उसके बाद भी जब वो रन करेगा ना, धीमी स्पीड पर रन करेगा, धीमे रन करेगा। तो कैपेसिटर कहीं ना कहीं एनर्जी देता है, जिस वजह से पंखा एक प्रॉपर स्पीड में चल पाता है और बाकी चीजें रेगुलेट होती है। आगे बात समझ में। अगर मैं कहूं कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। आगे ये मैंने बोला, ये कंडेंसर तो इसका ऐसा हमारा लोकल लैंग्वेज में नेम हो गया, बट इसको हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। तो बच्चों ये कैपेसिटर की शेप कैसी है, आप लोग बताओ, गैस करो। तो ये जो कैपेसिटर की शेप है आपकी, ये है इसको नंबर 3 पे लिखते हैं, ये है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अच्छा, एक और होता है बच्चों, प्रैक्टिकली कम इस्तेमाल होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर। तो पेयर्ड स्फेरिकल कैपेसिटर के चांसेस थोड़े कम है, लेकिन आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हो और आप लोग ऐसे समझ सकते हो, ये ऑब्जेक्ट, दिस इज स्फीयर, इस स्फीयर के ऊपर आप पर्टिकुलर चार्ज दे सकते हो। अच्छा, मैंने याद है ना, मैंने कहा था पानी डालेंगे पानी गिर जाएगा। सेम आप सोचो, चार्ज दिया, वो चार्ज यहाँ इकट्ठा हो गया, यहाँ इकट्ठा हो गया, यहाँ इकट्ठा हो गया। तो बच्चों जब पूरी सरफेस भर जाएगी और तुम चार्ज दोगे तो क्या होगा, देन चार्ज विल स्टार्ट लीक इनटू एटमॉस्फेयर। जैसे पानी ओवरफ्लो होके नीचे गिरने लगेगा, वैसे चार्ज बाहर कहां पर, एटमॉस्फेयर में लीक होने लगेंगे। समझ में आई बात? आसान था। तो एक्सेस चार्ज देने पे लीक करने लगता है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगेन विल यूज दिस थिंग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो फिलहाल पेयर्ड कैपेसिटर में स्फेरिकल कैपेसिटर के चांसेस कम है। सोचो, एक छोटा स्फीयर, उसके ऊपर बड़ा स्फीयर, तो अंदर से कई बार हम उसे ऑपरेट करने में प्रॉब्लम होगी। हाउएवर स्फेरिकल कैपेसिटर जो हमारा बहुत ज्यादा हमें मिलता है, तो आइसोलेटेड कैपेसिटर के अंदर बच्चों आपको मिलेगा, और वो है सिंगल आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। यानी जो बॉल मैंने आपको दिखाई वो आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर है, वो पेयर्ड नहीं है, उसके अंदर एक और बॉल नहीं थी, वो हॉलो थी, है ना। तो यहां तक आई बात समझ में।
तो बच्चों आप लोग जरा एक टेबल सबसे पहले आप ये लिखो कैपेसिटी इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके पास एक और दूसरे टाइप का मटेरियल ले आते हैं। तो अगर मैं कैपेसिटी बढ़ाने के लिए दूसरे टाइप का मटेरियल ले आऊंगा या जो अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज रखता है, तो सिंगल जो उसका चार्ज है वो तो क्यू ही काउंट होगा, पोटेंशियल उसका पर्टिकुलरली इंक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल कितना हुआ, पहले वाले का प्लस V1, दूसरे वाले का माइनस V2, तो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहां से पोटेंशियल आया। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। हमारी अगली हेडिंग क्या है बच्चों, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। टाइप्स में आइसोलेटेड कैपेसिटर ये, पेयर्ड कैपेसिटर ये, जिसमें मेरा सारा फोकस इसके ऊपर रहेगा। ठीक, पेयर्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की 3 डेरिवेशंस हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया, ओके। तो अब हमारी अगली हेडिंग है प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर यानी कैपेसिटर किन फैक्टर्स के ऊपर वर्क करता है। तो इसको समझने के लिए एक चीज देखो, एक चार्ज था, सॉरी एक ऑब्जेक्ट था, इसके ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, ये चार्ज किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक, इसकी कैपेसिटी, हालांकि चार्ज इन फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये कैपेसिटी है जो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर होगा। लेकिन अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट पे ज्यादा चार्ज स्टोर करना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा, अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट पे ज्यादा चार्ज स्टोर करना चाहूं बच्चों, तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर स्टेट्स दैट कि तुम्हारा Q प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल होगा। ठीक, मतलब प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर की स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट the amount of charge stored on a capacitor is directly proportional to the potential applied on it. That means Q proportional to V या Q equals to C। ठीक है बच्चों, ये प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस का या प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला आया, Q equals to C, where C is the capacity of a capacitor, तो बच्चों ये वाला सेगमेंट आप लोगों ने नोट कर लिया होगा जो मैंने रेड से लिखा है। मैं एक बार इसको मिटाता हूं। ओके, वेयर C इज द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। तो अगर मैं यहां से C की बात करूं तो C हो गया Q अपॉन V। दूसरी बात, C इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब जरा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का क्या मतलब होता है ये देखेंगे अभी थोड़ी देर में। C है Q अपॉन V, Q चार्ज V पोटेंशियल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो इसकी यूनिट की अगर मैं बात करूं तो ऐसा यूनिट चार्ज कूलम वोल्ट, तो कूलम सॉरी पोटेंशियल की वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट। बट इसको मैं डिनोट करूंगा फैरेड से। फैरेड का सिंबल बच्चों F, तो ऐसा यूनिट तो हो गई फैरेड। अब मुद्दे की बात यह है कि भैया फैरेड बहुत बड़ी यूनिट है, तो अगर फैरेड बहुत बड़ी यूनिट है तो प्रैक्टिकल यूनिट क्या होगी या छोटी यूनिट क्या होगी। तो ऐसा यूनिट ये हो गई बच्चों, लेकिन प्रैक्टिकल यूनिट जो मैं इस्तेमाल करूंगा या जो हम लोग न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे वो है प्रैक्टिकल यूनिट। तो प्रैक्टिकल यूनिट होगी इसकी मिली फैरेड या तो फिर
माइक्रोफैरेड या तो फिर नैनोफैरेड या तो फिर पिको फैरेड। बच्चों एम म्यू एन पी इनके आपको सिंबल पता होंगे, मैं ये अभी मेंशन नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो यू कैन राइट डाउन प्रैक्टिकल यूनिट मिली 10⁻³ होता है, माइक्रो -6 होता है, नैनो -9 होता है और पिको -12 होता है। ओके, तो यहां से ये हमारी कैपेसिटी है। अब जरा इसी से रिलेटेड एक सवाल करवाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको नोट कर लिया ना? इसको अगर आप लोगों ने नोट कर लिया तो एक सवाल देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान सा सवाल है। प्रैक्टिकल यूनिट बता देता हूं। क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन to the capacity of a capacitor if potential on it is doubled। ठीक, इसका आंसर लिखो आप लोग। ओके बच्चों, तो इसका आंसर क्या है? आप लोगों ने देखा होगा कि कैपेसिटर की कैपेसिटी पूछी जा रही है, अगर पोटेंशियल डबल कर दे तो पोटेंशियल डबल कर दे तो कैपेसिटी क्या है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो वो हाफ हो जाएगी, है ना। जितने लोगों को लग रहा है आपका आंसर गलत है बच्चों, क्योंकि यहां पर सी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो क्या बात हुई? इसका मतलब ये हुआ इफ V is doubled then Q will be doubled। यानी पोटेंशियल बढ़ाने से चार्ज बढ़ जाएगा, कैपेसिटी तो इनका रेशियो कांस्टेंट रहेगा एंड C remains कांस्टेंट। तो कैपेसिटी इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती थी, इसीलिए कैपेसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहां तक ये बच्चों बात आई समझ में? इंपॉर्टेंट सवाल था, काफी बच्चों को लगा होगा कि अगर पोटेंशियल डबल कर रहे हैं तो कैपेसिटी हाफ हो गई होगी, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन छोड़ो, अभी आगे बढ़ते हैं। और आगे की बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको लिखा रहा हूं, जैसे मैंने आपको बताया कि कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है, तो बच्चों अगर कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है तो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या होगी, ये सवाल है मेरा। तो हम लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं कि हाउ कैन वी कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। तो इसके लिए जस्ट एक थोड़ा सा आप ऐसे समझ लो कि अभय सर ने एक थोड़ा सा एक अलग तरीके से इसको कैपेसिटर को देखा है। तो अभय सर अपने दृष्टिकोण से, मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं जस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को बता रहा हूं बच्चों, कैपेसिटेंस निकालने का एक आसान तरीका, क्योंकि हमें हमेशा कैपेसिटेंस निकालना होगा। तो हमारी हेडिंग है मेथड टू कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। तो मेथड्स टू कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। तो बच्चों बेसिकली यहां पर 3 मेथड हैं। मेथड नंबर 1, और इस 3 मेथड से हम लोग किसी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेथड नंबर 1 क्या है? कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कैपेसिटर बाय यूजिंग गॉस या कूलम्ब्स, जो आपको सही लगे। बाय यूजिंग गॉस या कूलम्ब्स लॉ। तो इसका मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक एग्जांपल अगर मैं कहूं बच्चों आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जांपल 1/4πε0 Q/r², ठीक। ओके, नंबर 2 है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज V इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर होता है बच्चों। मैं सिर्फ E इंटू डी लिख रहा हूं, क्यों? माइनस का मतलब डायरेक्शन था और ये जो डी आर होता था वो डिफरेंस होता था, तो ये कहीं ना कहीं बहुत सिंपल है, मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं। ठीक, स्टेप नंबर 3। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, इन दोनों का फॉर्मूला यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, तो उसके लिए हमें ये दोनों पता होने चाहिए। उसके बाद पोटेंशियल, तो बच्चों पोटेंशियल का आप लोगों को याद होगा, मैंने इसमें के 4 बॉक्स बनाए थे, है ना, आपने पुरानी क्लासेस में मेरा देखा होगा। तो वो 4 बॉक्स में एक ऐसे कंसेप्ट था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके पोटेंशियल निकालना। ओके, अब पोटेंशियल आ गया, देन फाइनल एंड थर्ड स्टेप, फाइंड द रेशियो ऑफ, देखो आपको सी निकालना है तो Q अपॉन V, Q अपॉन V टू गेट कैपेसिटी या कैपेसिटेंस। आसान। तो मैंने क्या कहा यहां से, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर पोटेंशियल निकालेंगे। ये पोटेंशियल चार्ज के टर्म्स में ही होगा, आप लोग देख लेना जब भी आएगा चार्ज के टर्म्स में होगा। फिर इस रेशियो को फाइंड करके मैं कैपेसिटी निकाल दूंगा। कुछ बच्चों के मन में लग रहा होगा कि सर हम तो डायरेक्टली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख सकते हैं, हम सीधा वही लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, तो हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं? तो बच्चों ये मेरा देखने का एक वो है, तो इसलिए मैं ऐसे कह रहा हूँ। बाद में कई बार ऐसा होता है कि हमने हर चीज का पोटेंशियल नहीं पढ़ा होता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बहुत सारी चीजों की पढ़ी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर आप शुरुआत करोगे ना, तो आप पीछे से रिलेट कर पाओगे, तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। तो इसीलिए बच्चों मैं कह रहा हूं कि हम लोग अगर इस मेथड को फॉलो करेंगे तो हम थोड़ा आसानी से कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक, ओके। तो अब जरा इस बेसिस पर टाइप्स ऑफ कैपेसिटर आप लोगों ने लिखा था बच्चों थोड़ी देर पहले, तो जरा अपनी कॉपी के पेजेस पलटो और देखो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में नंबर 1 पर क्या था, बताओ। नंबर 1 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, नंबर 1 था कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड, हेडिंग है हमारी कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी, यानी मेरा सवाल, सर इस बॉल की कैपेसिटी क्या होगी बताओ, समझे बच्चों? तो इसकी हेडिंग को या इसको कैलकुलेट करने के लिए देखो मैंने क्या कहा, कंसिडर एन आइसोलेटेड स्फीयर having Q charge and radius R। बच्चों आप लोग चाहो तो कंसिडरेशंस मेरे साथ साथ लिख सकते हो मेरे डिक्टेट करने पे, लेकिन मैं कंसिडरेशन हर बार डिक्टेट नहीं, मतलब बोर्ड पे नहीं लिखूंगा। तो मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, कंसिडर स्फीयर, आइसोलेटेड स्फीयर। अच्छा दूसरी बात, ये हॉलो भी हो सकता है, फील्ड भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंसिडर आइसोलेटेड स्फीयर, मैं हॉलो मान रहा हूं, कंसिडर आइसोलेटेड स्फीयर हैविंग चार्ज Q, सेंटर O एंड रेडियस R। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्योंकि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस इज, according to Gauss law, electric field at the surface is 1/4 pi epsilon naught Q upon R। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ से इतनी, सॉरी R स्क्वायर इतनी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। सो एज वी नो दैट V इक्वल्स टू क्या लिखा है बच्चों, V इक्वल्स टू स्टेप 2, V इक्वल्स टू E इंटू R। अभी D थोड़ी होगा, अभी तो R होगा, R रेडियस है, तो E इंटू R कितना आ गया बच्चों, E V आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो आप लोग कह रहे हो सर हम तो फिर डायरेक्टली भी लिख सकते थे, तो बच्चों लिख सकते थे, लेकिन अगर ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो स्टेप्स कृपया करके यही फॉलो करें कंसीडरेशंस के साथ। तो V इक्वल्स टू, क्योंकि स्टेप मार्किंग में इसके नंबर होते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो बच्चों थर्ड स्टेप क्या कह रहा है कि सर Q अपॉन V निकालो। तो बच्चों यहां से मैं लिख रहा हूं V अपॉन Q इक्वल्स टू, देखो ये Q आ गया नीचे, तो क्या बचा 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। फिर मैं कहूंगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ, ये लिखा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, क्या है, Q इक्वल्स टू सी। तो यहां पर 1 अपॉन सी इक्वल्स टू V अपॉन Q इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो बच्चों रेसिप्रोकल ले लो, C इक्वल्स टू Q अपॉन V से हमें मतलब नहीं है, हमें ये लिखना था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यानी आइसोलेटेड स्फीयर की कैपेसिटी कितनी होती है बच्चों? आइसोलेटेड स्फीयर की कैपेसिटी है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इफ दिस इज अ फ्री स्पेस इन बिटवीन द स्फीयर, मतलब ये अगर मेरा स्फीयर था तो देखो इसके अंदर हवा है, तो हवा का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ नहीं होता, एप्सिलॉन आर 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पर एप्सिलॉन आर मेंशन नहीं करा। सोचो इसके अंदर मैंने एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया, इसके अंदर मैंने माइका की शीट भर दी, यानी जो बच्चों आप लोगों ने ये वाला कैपेसिटर देखा था ये हॉलो नहीं है, ये जो कैपेसिटर आपने देखा था इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक है। वो डाइलेक्ट्रिक काइंड ऑफ माइका हो सकता है या और भी मटेरियल हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि किस चीज से ये बना है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ा जाए और जरा लिखे हम लोग कि इन केस ऑफ अ मीडियम, यानी इसको पूरे मीडियम से फिल कर दिया, मीडियम ऑफ एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी, तो एप्सिलॉन नॉट रिप्लेस हो जाता है बच्चों, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रिप्लेस हो जाता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो C is 4 pi epsilon naught into epsilon r into r. This is the capacity. तो बच्चों कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर इज दिस, वेरी सिंपल, इसको आप इग्नोर कर दो। हालांकि ये हमारे लिए ज्यादा यूजफुल था अगर मैं सिर्फ एयर की बात करूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली हेडिंग इसी से रिलेटेड है और वो हेडिंग है बिगनेस ऑफ 1 कूलम। बिगनेस ऑफ 1 कूलम, इसको मैं यहां साइड में लिख रहा हूं बच्चों। तो हमारी अगली हेडिंग है बिगनेस ऑफ 1 कूलम। एक कूलम कितना होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, क्या होता है? मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि फैरेड बहुत बड़ी यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट की बात करेंगे। तो बच्चों कूलम की बात भी मैं अपने पुरानी क्लासेस में कर चुका था और मैंने कहा था कूलम बहुत बड़ा होता है। तो अब कितना बड़ा होता है मैंने आपको समझाया नहीं था, तो आज हम लोग देखेंगे। और आप समझो इसी बात को कि उस वक्त कहीं ना कहीं मैं भी उसको अगर सिर्फ बोल देता तो आप नहीं समझ पाते। ये चीजें समझ में कब आएंगी, ये चीजें समझ में आप लोगों को तब आएंगी जब आप इससे अपने आप को रिलेट कर सकते हो। मतलब अरे भाई अगर रेडियस ज्यादा होगा पतीले का तभी तो ज्यादा पानी भरोगे उसमें। तो कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है, रेडियस के ऊपर। कैपेसिटी रेडियस के ऊपर डिपेंड करती है, कैपेसिटी चार्ज या पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती। पोटेंशियल डबल कर दोगे कैपेसिटी उतनी रहेगी, क्यों? क्योंकि कैपेसिटी इन 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। आ रही है ना बात समझ में? ये समझने वाली चीज थी। तो एक कूलम बड़ा है या छोटा है, आज आप लोग रिलेट कर पाओगे। अगर नहीं रिलेट कर पाए ना तो कमेंट में जरूर बताना, एक और नया तरीका है मेरे पास। ठीक है, बिगनेस ऑफ 1 कूलम जरा समझे। मैंने बोला इफ कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या? इफ कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर इज C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बच्चों खुद लिखना, बिगनेस ऑफ 1 कूलम हेडिंग डालो, लिखो इफ कैपेसिटी ऑफ अ आइसोलेटेड स्फीयर इज C बराबर इतना। ठीक, लेट एट 1 volts 1 कूलम चार्ज is given to it। अगर 1 वोल्ट पे वोल्टेज 1 वोल्ट पे मैं चार्ज 1 कूलम दे रहा हूं तो C हो गया 1 फैरेड। F का मतलब फोर्स नहीं है, ब्रैकेट में लिख देता हूं, आप चाहो तो लिखो वरना मत लिखो। F का मतलब यहां पे फैरेड से था। अब देखो ना बच्चों, देखो कितना आसान है। C क्या होता है बच्चों? Q अपॉन V। C क्या होता है? Q अपॉन V। तो बच्चों QV1 VB1 तो C कितना हो जाएगा? CB1। तो C की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 फैरेड। यहां पुट कर दें, तो यहां पुट कर दें तो देखो क्या आ रहा है,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बराबर 1 फैराड, ऐसा यूनिट है। हाँ, तो आर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब ये जो चीज आएगी, ऊपर है 1 फैराड, नीचे वाले की भी प्रॉपर यूनिट्स पुट करो, तो अगर आप नीचे वाले की भी प्रॉपर यूनिट्स पुट करोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, तो वो 8.85 करके यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। या आसान तरीका क्या है मेरे पास, आसान तरीका ये है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10 की पावर 9 होता है। बट अगर आप वहां पर पूरा देखोगे 9 × 10 की पावर 9 सारी वैल्यूज पुट करोगे, तो बच्चों आपको मिलेगा ऐसा यूनिट में 9 × 10 की पावर 9, उसमें आप फैराड का मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें मिलेगा मीटर। कितना हुआ रेडियस, 9 × 10 की पावर 9 मीटर। तो इतना बड़ा स्फीयर होना चाहिए, यानी अगर मेरी बॉल का रेडियस इतना हो जाए, तो 9 × 10 की पावर 9 अगर मेरा बॉल का रेडियस हो जाए, इस वाली बॉल का, तो ये 1 कूलम का चार्ज रख सकती है। तो अब जरा देख लें, अभी भी अगर काफी बच्चों को समझ में नहीं आया कि ये बड़ा है या छोटा, तो मैं बताता हूं। एज रेडियस ऑफ अर्थ, पता है किसी बच्चों को, RE 6.4 × 10 की पावर 6। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है बच्चों, 10 की पावर 6 मीटर। यानी पूरी अर्थ पे भी, अर्थ से बड़ा हो गया ये, अर्थ से 1000 गुना बड़ा आ रहा है, एक और यहाँ पर एक और फैक्टर आ रहा है 1.5, तो लगभग 1500 गुना, अर्थ से 1500 गुना बड़ा स्फीयर चाहिए, 1500 गुना बड़ा स्फीयर। ठीक है, तो फॉर स्टोरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज हमें इतना बड़ा स्फीयर चाहिए। सो फॉर स्टोरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, radius of sphere is lesser, sorry, not lesser, is greater than radius of earth. Hence 1 coulomb of charge cannot be given to the entire earth at 1 volt, यानी 1 वोल्ट पे पूरी अर्थ को भी आप लोग 1 कूलम का चार्ज नहीं दे सकते। बात आई समझ में? आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, बिगनेस ऑफ 1 कूलम तक। अब इसके बाद आइसोलेटेड कैपेसिटर की कहानी खत्म, हम पेयर्ड प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे और शुरुआत करेंगे पेयर्ड प्लेट से और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इसे जरूर नोट कर लो, ये आप लोगों के लिए हर लहजे में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, थैंक यू।